आज हम पार्ट 7 पर बात करेंगे। यूजीसी ने जो क्वेश्चन पूछे हैं हमसे एनाटॉमी के रिगार्डिंग, ठीक है, उनको हम डिस्कस करते आ रहे हैं कंटिन्यूअसली। उसके थ्रू हम पूरी एनाटॉमी को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं यूजीसी के नजरिए से कि यूजीसी हमसे क्या पूछना चाहता है। उस वे में हम सारा एनाटॉमी कवर करते आ रहे हैं और आशा करता हूं जितना हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं इसमें से एटलीस्ट 5 से 6 क्वेश्चन कम से कम बनेंगे ही बनेंगे डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली तो हो सकता है 12 क्वेश्चन बन जाए, इनडायरेक्टली 12 क्वेश्चन, ठीक है। इनडायरेक्टली 12 क्वेश्चन बन जाएंगे, डायरेक्टली तो 5 से 6 क्वेश्चन गारंटी है सर बनेंगे। हम ये 7वां पार्ट आज रहेगा, शायद 2 या 3 पार्ट और रहेंगे आगे, ठीक है। 9 या 10 पार्ट बन सकते हैं टोटल, तो उसमें कंफर्म है कि 5 से 6 क्वेश्चन पक्का बनने के चांसेस है। डॉक्टर नम्रता शाह मैम अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। अब ये मत कहना सर बस 5 से 6 क्वेश्चन ही, आपका एग्जाम टोटल 150 क्वेश्चन का है और उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन बनना बहुत बड़ी बात होती है। अगर कंपिटेटिव एग्जाम में पहले से हमें पता लगे कि 5 6 क्वेश्चन ये हैं तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा डाटा होता है, ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से। डॉक्टर गीता मिश्रा मैम, तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने 21 नवंबर 2021 के आज पीवाईक्यू हम कर रहे हैं शुरू। तो यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ इन एंड आउट ऑफ लंग्स इन ए हेल्दी इंडिविजुअल इज नोन एज, ठीक है। सामान्य रूप से जो व्यक्ति सांस लेता है और छोड़ता है, अंदर सांस जाता है और आता है, आता है और जाता है, नॉर्मल। आप बैठे बिठाए अभी क्लास में बैठे हैं, इतनी देर से मेरी बात सुन रहे हैं 2 3 मिनट से, वो इतने टाइम आपने जो सांस लिया है या छोड़ा है उसको क्या नाम देते हैं हम? टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, टाइडल, ठीक है। इसका हिंदी में शायद कुछ अलग अन्य नाम होगा, बट एग्जामिनर ने यहां पर देखो स्पेलिंग टाइडल को टाइडल ही बोला है, ठीक है। लंग कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, रेजिडुअल वॉल्यूम। हमारा काम अब केवल इसका उत्तर फाइंड आउट करना नहीं है नंदनी साहू में, हम जो है इसका पूरा अब जो है बाल की खाल निकालेंगे। असल में लंग्स की बात करें, लंग्स में क्या होती है? लंग्स में होती है वॉल्यूम, वॉल्यूम और कैपेसिटी। कैपेसिटी, ये दो चीजें बांटी जाती है। वॉल्यूम भी 4 है, कैपेसिटी भी आपकी 4 है, ठीक है। खैर 4 की 5 बना लेंगे, कोई बात नहीं है। हम पॉइंट पर आते हैं पहले कि सर वॉल्यूम का मतलब क्या होता है हिंदी में? आयतन, आयतन। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? क्षमता, ठीक है। आयतन का मतलब क्या होता है? तन मतलब शरीर, आय मतलब इनकमिंग, है ना। ऐसे लेते हैं कि एक तन में जो चीज आ जाती है, एक शरीर में जो चीज इन हो जाती है, आ जाती है, ठीक है। तो नम्रता शाह मैम एक एक चीज का अर्थ निकालेंगे, टाइडल आदि का सबका मतलब समझिए ना, एक्सप्लेनेशन समझेंगे अभी यहां पर, ठीक है। ओके, अर्थ निकालेंगे क्या मतलब निकलता है टाइडल वॉल्यूम का, क्या मतलब है उसको समझने के लिए हमें 10 12 चीजें और भी समझेंगे इसके साथ में, ताकि हमारा कल को क्वेश्चन किसी और वे में आ रहा है तो वो दिमाग में रहे हमारे। वॉल्यूम और कैपेसिटी दो चीज होती है। वॉल्यूम क्या होता है कि एक चीज के अंदर जो आ जाता है सामान्य रूप से, ठीक है। वॉल्यूम सभी, अब मैं वर्ड लिख रहा हूं, अलग अलग होती है, अलग अलग, ठीक है, अलग अलग होती है वॉल्यूम। इस शब्द का वर्गीकरण करेंगे हम, क्या मतलब है इसका? कैपेसिटी का मतलब कंबाइंड होती है, कंबाइंड, ठीक है, कंबाइंड। कंबाइंड मतलब एक साथ, यानी कि दो या दो से अधिक कैपेसिटी का मिलना या वॉल्यूम्स का मिलना। क्या बोला? कैपेसिटी का मिलना या वॉल्यूम्स का मिलना, ठीक है, वॉल्यूम का मिलना, तब कैपेसिटी बनती होती है। ये ए एंड आर की लाइनें होती है, ऐसे छोटी छोटी जो लाइनें हैं, बट ये आ जाता है आपका, ठीक है। ओके, सामान्य रूप से हमारा लंग्स का अगर मैं साइज बनाऊं तो ऐसा लंग्स होते होते हैं हमारे। एक लंग्स को बनाता हूं, मान लो ये एक आपका फेफड़ा है, किसी का भी है ना, एक साइड का फेफड़ा है, ठीक है, एक साइड का, ओके, एक साइड का फेफड़ा है, ठीक है। अब इस लंग्स में सर कितनी एयर आएगी या जाएगी? ये लंग्स का नॉर्मल साइज है, नॉर्मल साइज। अब मैं मानता हूं कि मैं जब बैठा हूं कंटिन्यूअसली, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें सांस लेने की कोशिश कर रहा हूं, सांस अंदर जा रहा है, डेफिनेटली मैं बोल रहा हूं, फिर भी मेरे अंदर सांस जाए जा रहा है और वापस भी निकल रहा है। लगभग मैं कितना कर लेता हूं सर? लगभग जो है मेरे लंग्स हल्का सा फूलता है और हल्का सा डाउन हो जाता है, यानी कुछ आउट कर रहा हूं, कुछ इन कर रहा हूं। सामान्य अवस्था में मेरा सांस जो आ रहा है और जा रहा है उसको हम बोलते हैं 500 ml। बोले तो टाइडल वॉल्यूम इसी का नाम है, टाइडल वॉल्यूम। कि आप नॉर्मली जब सांस लेते हैं सामान्य रूप से, जिसको आप योग की भाषा में क्या कहते हैं नंदिनी साहू मैम, इसके लिए शब्द दीजिएगा आप। योग की भाषा में मैं क्या कहूं? योग की भाषा में कहते हैं कि ये जब आप ना 21,600 बार करते हैं, पूरा दिन चलता ही रहता है, कहता है, ठीक है। वो आपका मतलब क्या है इसमें से? टाइडल वॉल्यूम आप करते रहते हैं, ठीक है, टाइडल। एजपा जप बोलते हैं इसको, एजपा जप। योग की भाषा में मैं कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, कोरिलेट करने की। बट इसी पर आपने अगर अगर जब कॉन्शियस कर दिया तब ये टाइडल वॉल्यूम नहीं रह जाएगी, तब सर समथिंग डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, तब डिफरेंट हो जाएगा, तब ये एज पर जो है आपका टाइडल वॉल्यूम 500 ml नहीं रह जाएगा, तब समथिंग एल्स हो जाएगा। तो यही तो करते हैं हम, सामान्य रूप से सांस लेते हैं छोड़ते, लेते हैं छोड़ते, टाइडल वॉल्यूम चलता रहता है सर।
अब क्या है कि सर सभी के शरीरों में क्षमता है कि आप सांस लेते हैं, नॉर्मली सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, हल्का फुल्का ले रहे हैं। आप चाहें तो जब अंगड़ाई लेते हैं, ठीक है, उबासी लेते हैं यानी यौन, YAWN यानी, ठीक है, उबासी, जम्भाई आदि अनेक सारे नाम है, अपनी अपनी अलग अलग भाषाएं आप जानते हैं। इंग्लिश में प्रॉपर आपको YAWN है, गूगल कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक्चुअल में सांस अंदर ज्यादा भरते हैं ना, एकदम से फेफड़ों को ज्यादा फुलाते हैं, या फिर जब पुलिस आदि की भर्ती होती है, आर्मी की भर्ती होती है, तब वहां पर कहा जाता है कि अपनी छाती को फुलाइए खूब सारा। तो हम छाती को फुलाने के लिए सांस एक्स्ट्रा भरते हैं, खूब सारा भरने की कोशिश करते हैं, या रनिंग कर रहे हैं तब ज्यादा भरते हैं। तो जो एक्स्ट्रा करते हैं, एक्स्ट्रा भरते हैं यानी एक्स्ट्रा सांस भरा तो छाती ज्यादा फूल जाती है। परंतु क्या वो हमेशा हम भरते हैं क्या? हम हमेशा छाती फुलाए हुए घूमते हैं क्या? हम हमेशा भस्त्रिका करते हैं क्या, इन करते हैं क्या? हम हमेशा तो कभी नहीं करते ऐसा, कभी कभी ही करते हैं, कभी कभी। यानी वो रिजर्वेशन है, रिजर्व है, रिजर्व, रिजर्व। और वो क्या है? वॉल्यूम है, वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम। और वो कौन सी रिजर्व है सर? अंदर लेने वाली, कि अंदर ले सकते हैं हम, इंस्पायरेटरी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, के अंदर ले सकते हैं हम उस सांस को, बट लेते तो नहीं है ना, ठीक है, सामान्य रूप से लेते नहीं है, बट चाहे तो ले सकते हैं, नो डाउट, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। शब्द को बहुत ही बारीकी से आपको समझना है, सुनना है, इसका बहुत गहरा मतलब है सर। ओके, टाइडल वॉल्यूम समझ में आया? अब इसी में सर हम ले सकते हैं पर लेते नहीं है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया, कितने होता है? लगभग लगभग जो है 2500 से 3000 ml। हर बुक में आपको ध्यान दीजिएगा, अलग अलग वर्डिंग मिल सकती है, कि कहीं पर 2500 मिलेगा, कहीं पर शायद 2100 देख दिया जाए, या कहीं पर कुछ हल्का फुल्का। मोटे तौर पर मैं आपको बता रहा हूं 2500 ml एक आइडियल वॉल्यूम है, आइडियल जगह ये लिखा जाएगा, आपको मोस्टली यही मिलेगा। 25,000 नहीं, 2500 ml, 2500 ml को लीटर में करेंगे तो 2.5 लीटर, और 3 या फिर 3 लीटर, इतना इतना हम एक्स्ट्रा ले सकते हैं, धक्का करें तो, धक्का करें तो देखो, ठीक है। नॉर्मली हम 500 ले रहे हैं, धक्का करने से कितना ले सकते हैं, ठीक है, ऐसा। मैं बाकी चीजें आपको डिलीट करता हूं ऊपर से, ठीक है। ओके, ये तो मेरी एक्स्ट्रा लिए जाने वाली होगी। और एक ऐसी हो सकती है, ये क्या है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम के अलावा वॉल्यूम है, कि टाइडल से अलग ले सकता हूं मैं, टाइडल से अलग, कि टाइडल 500 तो ले ही ली मैंने, उसके अलावा मैं ले सकता हूं, मेरी कैपेसिटी और है। और जब आप सांस लेंगे तो क्या टाइडल को अलग से लेंगे क्या, या IRV को अलग से लेंगे? अलग से नहीं लेते होते, एक साथ लेंगे। जैसे अभी मैं छाती में सांस लूंगा तो पूरा सांस एक साथ जाएगा, उसमें टाइडल भी मिक्स होगी, प्लस में IRV भी मिक्स होगी, दोनों मिक्स होगी। अलग अलग करके नहीं ले सकता कि मैंने थोड़ा सा सांस लिया और फिर और भरूं, तो ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। आप नॉर्मली क्या करते हैं, कोई प्रैक्टिस करते हैं, जैसे अग्निसार कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो सबसे पहले लंग्स को पूरा खाली करते हैं, फिर पूरा भरते हैं, ऐसे ही करते हैं, फिर पूरा खाली करते हैं, ऐसा। मतलब IRV प्रैक्टिकली अगर देखें तो एक साथ ही काम करते थे, बट अगर थ्योरेटिकली अगर बात करें तो IRV अपने आप में टाइडल वॉल्यूम से बिल्कुल अलग है। टाइडल वॉल्यूम 500 है, उसके प्लस में जितना आप ले सकते हैं छाती में, वो वाला है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। 2500 अलग है। अब मैं निकाल भी तो सकता हूं छाती से ज्यादा अगर चाहूं तो, ठीक है। मेरा लंग्स नॉर्मल साइज यही है, टाइडल वॉल्यूम 500 ml निकलता है, बट मैं चाहूं तो धक्का करके, जैसे अग्निसार मुझे करना है, नोली करना है, तो धक्का करके नॉर्मल 500 ml मेरा बाहर आता है, उससे ज्यादा निकाल सकता हूं मैं, ठीक है। कोशिश करके धक्के से ज्यादा मैं निकाल सकता हूं, और निकाल सकता हूं धक्के से, बट निकालता नहीं हूं नॉर्मली। नॉर्मली डेली नोली नहीं करता, हर सांस के साथ नोली नहीं करता, अग्निसार नहीं करता, बट धक्के से मैं निकाल सकता हूं, कैपेसिटी है मेरी, यानी मेरा वॉल्यूम ऐसा जिसको मैं निकाल सकता हूं। ये भी रिजर्व है, रिजर्व वॉल्यूम। और ये किस टाइप की रिजर्व वॉल्यूम है? ये निकालने वाली की एक्सपायरेटरी, एक्सपायरेटरी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। इन शॉर्ट इनको बोलते हैं, इंस्पायरेटरी को IRV बोल देते हैं, एक्सपायरेटरी को ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम को TV बोल देते होते हैं, ठीक है। ओके, क्लियर। अब देखो एक वॉल्यूम इसमें ऐसी है जो कभी निकली ही नहीं, जो मेरे लंग्स का साइज, शेप बनाए रखने के लिए जरूरी है, ठीक है। ये कभी निकल ही नहीं सकती, ये मेरी छाती का शेप बनाए रखने के लिए जरूरी है, रेजिडुअल वॉल्यूम। इसको क्या बोलते हैं? रेजिडेंस है जिसका, रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम। ये कभी निकल ही नहीं सकती सर। ओके, तो ERV की बात थी, ERV कितनी थी? 1100 से लगभग 1100 ml के पास, मतलब 1 लीटर के आसपास एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं आप। और रेजिडुअल वॉल्यूम कितनी होती है? लगभग 1200 ml के आसपास होती है, फिक्स वैल्यू है, ठीक है, इतने रहती होती है, ताकि लंग्स का आपका शेप बना रहे। ये कभी जिंदगी में नहीं निकलती, ये कभी निकलेगी जिस दिन लंग्स हमारे या तो है ना ब्लास्ट हो जाए, ठीक है, या फिर जमीन पर चिपक जाए ना, ट्रक आदि गुजरेगा छाती से ऊपर से, तब निकलेगी पूरी की पूरी तरह से, अदरवाइज कभी निकल ही नहीं सकती रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल। तो अब आपके सामने 4 वॉल्यूम्स हो गई। एक टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मली आती है जाती है, यानी एज पजप इसी का नाम दे सकते हैं, सभी को देखा तो हमें नाम इसी को देना हुआ सही लग रहा है कि एज पजप इसी को दिया जा सकता है।
इंस्पायरेटरी हम धक्के से सांस भरते हैं, एक्सपायरेटरी हम धक्के से सांस निकाल देते हैं। रेजिडुअल सर कभी निकलता ही नहीं, चाहे आप कितने महायोगी हैं जबरदस्त लेवल के, अगर आपके पास बॉडी है तो आपके पास रेजिडुअल वॉल्यूम होगी ही होगी, आप कितने भी बड़े योगी हैं ना। तो ये इस तरह से कल्पना भी नहीं की जाती योगियों के टाइम में, ठीक है। आफ्टर डेथ भी सर ये लंग्स का अगर साइज बना रहेगा, ठीक है, तब तक रेजिडुअल वॉल्यूम रहेगी, परंतु आफ्टर डेथ क्या होता है, सारा फ्लूइड जो है छाती में भरने लगता है, धीरे 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 फ्लूइड, ठीक है, इकट्ठा होने लगता है सारा म्यू के साथ, ठीक है, ब्लड आदि। तो वो सो है सारा का सारा क्या हो जाता है सर, वो लंग्स के अंदर से धीरे धीरे वायु निकलती रहती है, परंतु कहीं ना कहीं एल्वेलाइज के अंदर एयर पड़ी रहती है, वो एयर क्या होती है सर, वो रेजिडुअल वॉल्यूम ही होगी जब तक रहेगी। वो आफ्टर डेथ में, जैसे सडन डेथ हुई उसके बाद में अगर कोई सांस बचा हुआ शरीर के अंदर तो रेजिडुअल वॉल्यूम ही है, ठीक है। और फिर वो धीरे धीरे फ्लूइड जो होता है इन्फेक्शन होता जाता है अंदर अंदर, और फिर वो नाक से या कान से या आंख से या नोज या मुंह से, कहीं से भी निकल सकता है नोज आदि। तो इसलिए पुरानी कथाओं में आपने देखा होगा, या फिर डेथ जब होती है तो नॉर्मली डॉक्टर आदि या सारे लोग जो है आंखों पर या नाक पर, तो स्पेशली फिल्मों में दिखा देते हैं कि नाक पर क्या कर देते थे, वो थोड़ा सा रुई कॉटन आदि लगाते हैं ताकि यहां से ब्लीडिंग आदि ना हो, ठीक है, मृत्यु हो, क्योंकि वो सारा म्यूकस आदि या ब्लड आदि सब कुछ निकल सकता है, इन्फेक्शन जो पार्ट है, इन्फेक्शियस चीजें वो सारी बाहर आती है, ठीक है। तो इसलिए वो सब कुछ लगा देते थे डेथ के बाद में, सारे इन द्वारों को बंद कर देते हैं। खैर पॉइंट पर आता हूं मैं फिर से, तो हमारा क्या हो सर, वॉल्यूम्स की बात की, तो वॉल्यूम कितनी की हमने, एक सर हमने की टाइडल वॉल्यूम जो 500 ml के आसपास है, एक हमने आईआरवी की इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो लगभग 2500 से 3000 ml के आसपास है, 3000, एक हमने की ईआरवी की निकाल सकते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, वो लगभग 1000 से 1100 ml के आसपास है, ठीक है। एक हम करते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, वो कितना है, लगभग 1200 ml के आसपास है। ये हमारे लंग्स के अंदर सर सांस हम ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं, सब कुछ ये क्रियाएं कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारी अलग अलग अपने आप में, ये ऐसा नहीं कि टाइडल वॉल्यूम मिलकर के 2500 होती है, टाइडल वॉल्यूम डिफरेंट है, आईआरवी अलग है, ये तो होगी वॉल्यूम्स। अब वॉल्यूम्स मिलकर के क्या बनाते होते हैं, कैपेसिटी बनाते होते हैं, कैपेसिटी, ठीक है, कैपेसिटी बनाते होते हैं वॉल्यूम्स मिलकर के, वॉल्यूम्स मिलकर के कैपेसिटी का निर्माण करते होते हैं, ये शब्द सुनिएगा आप, ठीक है, कैपेसिटी का निर्माण वॉल्यूम्स मिलकर के करते होती है। एक है फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, FRC, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, इसमें क्या क्या है, अब ये इसमें वॉल्यूम जुड़ेगी, देखो ध्यान से वॉल्यूम जुड़ेगी, ठीक है। प्रियंका पाटीदार मैम, 500 ml हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़ते हैं, नॉर्मली ये चलता रहता है, इसी को हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, इसी को टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, और कोई शब्द नहीं है इसके लिए, ओके, ठीक है, इसके लिए ये नॉर्मली चलता ही रहता है, ठीक है। एफआरसी फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअस जो रह गई आपके अंदर कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, एफआरसी। रेजिडेंस वैल्यू तो होगी होगी, रेजिड्यू जो रहती होती है। और संगीता साहू मैम, रहने के साथ साथ में और क्या होता है सर, ईआरवी भी तो आपके शरीर में ही रहती है, कभी निकलती है क्या, कभी ईआरवी भी आपकी निकलती नहीं है, कभी अंदर ही रहती है, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम की आपका फंक्शन चलता रहे शरीर का, फिर भी आपके शरीर में एयर रहे, उसको ही बोलते हैं हम एफआरसी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, कैपेसिटी, ठीक है, क्लियर है क्या, ओके। अशोक जी शब्द को ध्यान दीजिएगा, फंक्शनल हो गया, परंतु इसको चाहे तो हम ईआरवी को निकाल सकते हैं, आरवी कभी नहीं निकलता, परंतु ये जब हमारा टाइडल वॉल्यूम आ रहा है जा रहा है, तो ये हमारे आरवी प्लस ईआरवी ये पूरा शरीर के अंदर रुकी हुई है, नॉर्मली जब टाइडल वॉल्यूम चल रहा है तब तक ईआरवी रुकी हुई है, ठीक है। अगर धक्का दे तो निकल सकते हैं। एक होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी, कैपेसिटी इंस्पायरेटरी की अंदर लेने की क्षमता कितनी है आपकी टोटल, अंदर आप टाइडल वॉल्यूम लेकर जाते हैं क्या, लेकर जाते हैं सर बिल्कुल, और क्या लेके जा सकते हैं, आईआरवी भी लेके जा सकते हैं, तो आईआरसी होगी, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी। एक आप सांस बाहर निकाल सकते हैं क्या, कितना निकाल सकते हैं, अगर धक्का करें तो सर टाइडल वॉल्यूम निकल जाता है 500 ml, और साथ में धक्का मैं करूं तो ईआरवी भी निकल जाता है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होगी, ठीक है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ईसी और आईसी, ईसी और आईसी बोलते हैं इनको, ठीक है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ओके, दोनों समझ में आ रही है बात को, कोई बड़ी समझ नहीं की हमने। तो एक होता है फिर टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी, लंग्स के अंदर टोटली कितनी एयर आ सकती है, टोटल टोटल करें तो सारी की सारी कैपेसिटी ये वॉल्यूम्स है वो जुड़ जाती होती है। आप आईआरवी भी लंग्स में रख सकते हैं, टी भी तो रहती ही होती है लंग्स में, ईआरवी भी आपकी लंग्स में ही रहती होती है एक तरह से, और रेजिडुअल वॉल्यूम तो सर कभी खत्म ही नहीं होती, ये पूरे लंग्स की कैपेसिटी है, यानी पूरे आपका लंग्स जो है पूरा लंग्स कितनी एयर कैरी कर सकता है एक टाइम पर,
आईआरवी भी लंग्स में रह सकती है, टीवी भी रह सकते हैं, ईआरवी भी, रेजिडुअल वॉल्यूम भी। तो यानी ये सब रह सकते हैं। ये टोटल लंग्स की कैपेसिटी है, पूरे लंग्स की। दोनों लंग्स की बात हो रही है, यहां पर एक लंग की बात नहीं होती। 500 ml दोनों लंग्स में जाती है सांस, 250 करके, ठीक है। ओके, तो अब जो है पूरा का पूरा आपका टोटल लंग कैपेसिटी टीएलसी, तो टोटल कितने होगी, सबको जोड़ेंगे लगभग 2500 और 500 लगभग 3000, और ये 1000 4000 हो गया, और ये लगभग 5000, ठीक है। और अगर मोटा मोटा करें तो 5 से 6 लीटर, 5 to 6 लीटर जो है हमारी लंग्स की कैपेसिटी है। तो जब हम योग के में बोलते हैं ना कि हम जब लेते हैं आधा लीटर नॉर्मली, परंतु हम लेने की क्षमता रखते हैं 5 से 6 लीटर, तो इसलिए हमारी लंग्स की हमें पूरा उपयोग करने की जरूरत है, क्योंकि लंग्स हमारा मधुमक्खियों के छत्ते के बराबर है। इसमें थोड़े से ही छत्ते जो है हमारे एल्वेलाइज टाइडल वॉल्यूम के कारण थोड़े से एल्वेलाइज ही फूल पाते हैं, परंतु जब हम पूरा सांस लेते हैं तो एक एक मधुमक्खी का छत्ते की तरह जो एल्वेलाई है उन पूरे पूरे भर जाते हैं। तो हमें पूरे जो है डेप्थ डीप श्वसन यानी गहरा श्वसन लेना चाहिए, डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए, बोले तो भस्त्रिका अधिक करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। टीएलसी ये है। अब देखो इसमें से एक और है टीएलसी के साथ में वाइटल कैपेसिटी, वीसी वाइटल कैपेसिटी। ये क्या होती है, टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब है कि रेजिडुअल वॉल्यूम आ गया। क्या रेजिडुअल वॉल्यूम कभी भी आपके शरीर से निकल सकती है क्या, निकल नहीं सकती। शरीर में आ सकती है। टोटल लंग कैपेसिटी वो है जो लंग्स में आ सकती है, लंग्स में इन हो सकती है, इन, वो है टीएलसी। और जो लंग्स में इन नहीं, इन हो और बट आउट ना हो, वो कौन कौन सी आउट होने की कैपेसिटी किसमें है, यानी आप आईआरवी को निकाल सकते हैं या ले सकते हैं, ठीक है। टीवी को ले सकते हैं या निकल सकती है, ईआरवी को अंदर रख सकते हैं या निकाल सकते हैं, यही तो होता है। ओके, ये होता है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी की आपकी जीवनी शक्ति पर डिपेंड करती है। रेगुलर वॉल्यूम तो कितना भी जोर लगा लो एक्सचेंज हो जाती है, कि जैसे मान लो पहले वाली पुरानी 1200 ml थी पिछले सांस में, वो एक्सचेंज होकर के नए वाली 1200 आ गई, तो अशुद्ध तो नहीं रहेगी आरवी रेजिडुअल वॉल्यूम, एक्सचेंज होती रहेगी, फ्रेश होती रहेगी, बट निकलेगी नहीं कभी भी, क्योंकि उसको शेप मेंटेन करनी है, लंग्स की शेप मेंटेन करने में जरूरी है रेजिडुअल वॉल्यूम। अब वाइटल कैपेसिटी वो है जो आप धक्के से फुल 500 ml लेकर के धक्के से ज्यादा ले सकते हैं, 2500, और 500 ml छोड़ करके 1000 अलग से छोड़ सकते हैं, वो वाइटल कैपेसिटी ये है सर। यानी आप जब भस्त्रिका करेंगे ना कभी भी, तो भस्त्रिका करेंगे तो उसमें आप बताओ कौन सी कैपेसिटी का यूज करते हो, एफआरसी का यूज करते हो, आईसी का, ईसी का, टीएलसी का, किसका यूज करेंगे भस्त्रिका करते समय। प्रश्न बारीक सा है, उत्तर दीजिएगा। भस्त्रिका करते हैं सभी, तो भस्त्रिका में बताइए हम कौन सी कैपेसिटी का यूज करते हैं, कैपेसिटी। मेरा प्रश्न क्या है समझ में आ गया अंजलि प्रजापति में, प्रश्न है कौन सी कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब है क्षमता। तो डॉक्टर मधुकर भारती साहब, भस्त्रिका जब मैं करता हूं तो मैं क्या करता हूं, भस्त्रिका तो करना आता होगा, ऐसा तो मैं मानता हूं, योग के विद्वान है सभी भस्त्रिका तो करना जानते ही है सर, है ना। भस्त्रिका में मैं क्या करता हूं, देखो भस्त्रिका में नॉर्मल मेरे छाती है, लंग्स है, ठीक है। ओके, लंग्स के अंदर सांस आ रहा है दोनों साइड में, ठीक है। किडनी बन गई लंग्स की जगह, चलो कोई बात नहीं, हमें आकृति से कोई मतलब ही नहीं है, भौतिक चीजों से कोई मतलब नहीं है ना, ठीक है। और ये भौतिक किडनी, भौतिक लंग्स है। मैं सांस जब भरता हूं, इन करता हूं, नॉर्मली मेरा 500 ml तो चल ही रहा था, वो तो चलेगा चलेगा, जिसको टाइडल वॉल्यूम कह रहा हूं। मैं सांस भरता हूं तो थोड़ा सा लंग्स मेरा ज्यादा बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है ना, बड़ा साइज हो जाता है लंग्स का। तो वो कितना हो जाता है, आईआरवी के कारण होता है, ठीक है। अंदर गया, इनहेल, जब मैंने श्वास अंदर करा, जिसको मैं बोलता हूं इनहेल, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और जब मैं सांस निकालता हूं धक्के से, तो क्या हो जाता है, तो सर लंग्स और छोटे से हो जाते हैं, बिल्कुल पिचक से जाते हैं, जिसके बाद में क्या हो जाता है सर, ईआरवी भी मैं निकाल दिया, ईआरवी निकाल दिया। तो आईआरवी टाइडल वॉल्यूम तो बीच में खेलता ही रहेगा, वो अंदर ही अंदर रहेगा, वो अलग से सांस आएगा जाए नहीं, वो अंदर इंक्लूड रहेगा उसमें। और ईआरवी, इन तीनों को मिला करके ही मैं भस्त्रिका कर रहा हूं, हाँ या ना डॉक्टर गोगावट सर, हाँ में हाँ मिलाइएगा कृपया, ठीक है। ओके, बताओ सर, बात समझ में आ रही है स्वाति चौहान मैम क्या, जब मैं भस्त्रिका कर रहा हूं तो मैं आईआरवी के साथ खेल रहा हूं, सांस धक्के से ले लिया, टीवी तो मेरा बीच में है ही इंक्लूड, वो कभी कैंसिल नहीं कर सकते उसको आपकी, आप सोचेगी जब मैंने आईआरवी ले लिया तो टीवी की क्या जरूरत है, ये मैथ नहीं चल रहा है, ये फिजिकल चल रहा है ना, आपकी एनाटॉमी चल रही है। ओके, 500 ml तो इंक्लूडेड है। सेम जब मैं ईआरवी धक्का करता हूं तो मेरा टीवी भी छूट जाएगा, प्लस में ईआरवी भी एक्स्ट्रा छूट जाएगा। यही तो है भस्त्रिका में, धक्के से लेना धक्के से छोड़ना, फोर्सफुली इनहेल फोर्सफुली एक्सहेल, भस्त्रिका मींस ये। तो आप क्या रेजिडुअल वॉल्यूम को निकाल सकते हैं क्या, सर मैं कितना भी, मैंने पहले कहा था, कितना भी मैं महायोगी हो जाऊं, मेरे पास अगर अगर मेरे पास शरीर नामक वस्तु है और जिसके अंदर फेफड़े होंगे, अब ऐसा नहीं है कि सर मैं ऐसा योगी बन जाऊं जिसका सर कमर से ऊपर का शरीर नहीं है ना, वो एक अलग बात हो जाए, ऐसी कल्पना बिल्कुल परे की बात हो जाएगी। अगर उस शरीर में फेफड़े होंगे तो सर रेजिडुअल वॉल्यूम तो कभी निकल ही नहीं सकता, कितना भी बड़ा महायोगी हो जाऊं।
हाँ, कल्पना जरूर की जा सकती है कि क्या पता ऐसे देवता थे जिन्होंने पूरी वायु को अपने शरीर में ले लिया है ना, और शरीर संसार में किसी को सांस नहीं आया तो फिर उन्होंने जो है सांस को पूरा मुंह से निकाला और फिर से श्वास आया, सबको वायु दी। ऐसी हो सकती है बातें, ठीक है, दंत कथाएं या हमारे उपनिषदों में, वेदों में ऐसी कहानियां मिलती है कुछ अलग संदर्भों में कुछ समझाने के लिए। परंतु रेजिडुअल वॉल्यूम देखो, शरीर है तो निकल नहीं सकती। नम्रता शाह मैम, ये सही है ना ये बात? रिसर्चर यहां पर है या नहीं है? नम्रता शाह मैम शायद नहीं है। ओके, तो रेजिडुअल वॉल्यूम कभी नहीं निकल सर, कभी निकल ही नहीं सकती। तो भस्त्रिका में कितना भी जोर से कर लूं, रेजिडुअल वॉल्यूम तो नहीं निकली, मतलब ये नहीं आएगी। तो अब आईआरवी टीवी प्लस ईआरवी, ये तीन आई, तो ये मेरी भस्त्रिका है सर, भस्त्रिका। और इन तीनों को मिलाकर कौन सी कैपेसिटी होती है सर? वाइटल कैपेसिटी। तो आपसे क्या क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता कि सर बताओ भस्त्रिका में कौन सी कैपेसिटी होती है? वाइटल कैपेसिटी काम करती होती है, ठीक है। कौन कौन सी वॉल्यूम्स आएंगी या जाएंगी? आईआरवी टीवी प्लस ईआरवी, ये अप एंड डाउन होगी। आरवी में सर कोई इंपैक्ट नहीं है, आरवी जहां रहनी है वहां रहेगी, ठीक है, उस पर कोई फर्क नहीं डाल सकते आप, क्योंकि वो शेप मेंटेन करने के लिए। नहीं तो आपकी रिब्स जो है पिचक जाएंगी अंदर की साइड, है ना, पिचक जाएंगी अगर उसको धक्के से निकालो तो। इतना प्रेशर हो जाएगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा अंदर, ठीक है। ओके सर, डन है। आगे बात करते हैं। तो ये हमारा प्रश्न था, क्या था सर? टाइडल वॉल्यूम, कि एक नॉर्मल पर्सन में सांस आता है और जाता है ना, आने वाली और जाने वाली सांस, टाइडल वॉल्यूम है। कैपेसिटी तो हो ही नहीं सकती सर, ठीक है। नॉर्मली वॉल्यूम ही पूछा था क्वेश्चन, देखो वॉल्यूम, तो अपने आप ही हमारे दो आंसर तो कैंसिल हो गए, वाइटल और लंग कैपेसिटी, ये दो कैंसिल हो गए। बच्चे क्या? रेजिडुअल और टाइडल वॉल्यूम। रेजिडुअल वो है सर जो रहती है, जो निकल ही नहीं सकती, नो कांट, निकल ही नहीं सकती, 1200 ml के आसपास होती है। टाइडल वॉल्यूम वो है सर, टाइडल वॉल्यूम वो ही सर जो निकलती है, आती है और जाती है 500 ml के आसपास। 500 ml है इनके पास, लीटर नहीं है, ml, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी सर, वाइटल कैपेसिटी में हमने क्या क्या जोड़ा? एक टीएलसी, टीएलसी में तो ओल टोटल आ गई, जिसमें हमने कितना बोला? 5 से 6 लीटर बोला। मैं फिर से लिखता हूं साइड में, देखो एक बात समझानी है आपको। टाइडल वॉल्यूम कितनी? 500 आ सकते हैं, जा सकते हैं। आईआरवी धक्का करूं तो मैं सांस अंदर ले सकता हूं 2500 ml के आसपास, 25 एक ही वर्ड नहीं था, 2500 प्लस 2500 से 3000 ml के आसपास। ईआरवी धक्का करूं तो मैं सांस निकाल सकता हूं आफ्टर टीवी, आफ्टर एक्सेलेशन, नॉर्मल एक्सेलेशन करने के बाद में और धक्के से जो सांस निकाली जाएगी उसको ईआरवी बोलते हैं, ठीक है। यानी टीवी निकलने के बाद में जो ईआरवी है उसको बोलते हैं, बाकी का सांस निकाल सकते हैं। वो कितनी होती है? लगभग 1000 से 1100 ml के आसपास होती है। एक लास्ट में होती है आरवी रेजिडुअल, वो सर निकाल ही नहीं सकते, कितनी होती है? 1200 ml के आसपास। ओके, ये चार ही है सर वॉल्यूम्स। अब टोटल लंग कैपेसिटी में तो ये सारी की सारी आ गई, सब जुड़ करके लगभग 5 से 6 लीटर हो गई, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी में क्या नहीं है सर? रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं है, क्योंकि उसको हम छेड़खानी नहीं करते, वो लंग्स के अंदर तो रह सकती है, बाहर नहीं आ सकती, ठीक है। ओके, तो आईआरवी, टीवी और ईआरवी आया, तो टोटल जोड़ो वाइटल कैपेसिटी, यानी भस्त्रिका करते हैं जब हम योग में, ये कहते हैं ना डॉक्टर गोगावट सर, हमने जरूर बोला हुआ डायलॉग कि सामान्य रूप से हमारे लंग्स की क्षमता है 5 से 6 लीटर, परंतु हम लेते हैं सर 500 ml, आधा लीटर ले पाते हैं, हमें लेना चाहिए 5 से 6 लीटर। तो क्या ये पॉसिबल है? अगर 5-6 लीटर टोटल लंग की कैपेसिटी है तो आप 5-6 लीटर जो है पूरा निकाल सकते हैं? निकाल नहीं पाएंगे। भस्त्रिका में आप कितना यूज कर पाएंगे? धक्के से जो भी करेंगे, इन एंड आउट टोटली मिलाकर देखो, 2500 प्लस 1000, 2500, 500, 300, 3 और 1000 मिलाकर के 4, ठीक है। यानी 4 लीटर के आसपास ही आप एक्सचेंज कर पा रहे हैं एयर का, एक्चुअल में बात करें तो 4000 ml के आसपास ही, ठीक है। हालांकि अंदर तो आपका 5 लीटर पूरा ही माना जाएगा, भी 5 लीटर अंदर ही है पूरा रेजिडुअल वॉल्यूम को मिला करके 5 से 6, बट एक्चुअल में आउट करेंगे या इन करेंगे, जो प्रोसेस चल रही है भस्त्रिका की, वो आपकी केवल वाइटल कैपेसिटी बोले तो 4000, 4 लीटर के आसपास, 4 या 4.5 या 5 लीटर मैक्सिमम, अगर किसी का ज्यादा ही लंग्स थोड़ा सा एक्सपेंड हो चुके हैं तो, ठीक है, उसका 5, यानी कि टोटल लंग कैपेसिटी से थोड़ा सा कम ही रहेगा हमेशा। और कितना कम रहेगा? लगभग 1200 ml कम रहेगा। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर, ठीक है। सारी बातें हमने कर ली है, इस प्रश्न का उत्तर हो गया ये। आगे प्रश्न फिर से आएगा, किसको जोड़ करके क्या बनता है, याद रखिएगा, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। आगे बात करूं नेक्स्ट प्रश्न पर, आगे चलते सर। ये रहा आपके सामने प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। आपके सामने स्क्रीन पर यह प्रश्न है, आशा करता हूं दिख तो रहा होगा प्रश्न सभी को। आप प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, क्या प्रश्न है ये, ठीक है सर। तो प्रश्न आज काफी भारी भारी हैं, जो काफी टाइम कंज्यूम करेंगे, पूरा एक तरह से, है ना, सिस्टमिक, पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा अपना पूरा का पूरा। एक्रोमीगली, एक्रोमीगली है क्या सर? हाथ पैर जो है लंबाई में ना बढ़कर चौड़ाई में बढ़ते हैं। क्यों होता है सर? चौड़ाई में बढ़ते हैं, बढ़ते मतलब ग्रोथ करते हैं, ग्रो करते हैं, ग्रो मीन्स ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ, ग्रोथ वृद्धि, ये होती है सर। ओके, अब यहां पर अशोक जी प्रश्न अपना सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो गया। परंतु ये प्रश्न किस जगह से है, सारा कुछ अगर मिला करके देखूं, सब कुछ अगर मिला के मुझे समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये एंडोक्राइन ग्लैंड से है, हार्मोन्स, ठीक है, हार्मोन से है, और वो भी एंडोक्राइन ग्लैंड।
एंडोक्राइन कौन सी सर? एंडोक्राइन एक है पिट्यूटरी, पिट्यूटरी उस ग्लैंड से, पिट्यूटरी पर बात करते हैं सर। पिट्यूटरी को क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी सर ऐसा कुछ करके हाइपोथैलेमस जो होता है ऐसा, ये हमारा थैलेमस वाला मिड ब्रेन बोलते हैं इसको, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के जस्ट नीचे इस प्रकार से यहां पर लगा होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये ब्लू सा है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। एक्चुअल पिक्चर बिल्कुल डिफरेंट है इससे, मैं आपको, है ना, आप प्लीज देखेंगे गूगल पर एक्चुअल ब्रेन की, वहां पर मटर के समान, फिर हाइपोथैलेमस के नीचे मटर के समान पिट्यूटरी होती है, पिट्यूटरी होती है, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड। और हाइपोथैलेमस इसका भी पिता हो गया, तो इसको मास्टर का भी पिता, है ना, ऐसे बोलते हैं बाप का भी बाप होता है, ठीक है, हर शेर के ऊपर एक सवा शेर होता है, सेम वैसे काइंड, यानी कि मास्टर ग्लैंड जो है पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो मास्टर का भी मास्टर कौन होता है? हाइपोथैलेमस, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ठीक है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ये हो जाता है। अब इसमें देखो, एक आगे है और एक पीछे है, दो है, तो दो और, है ना, दो भाग है इस पिट्यूटरी के, तो यानी एक बोलते हैं हम एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर, ए मतलब आगे, और एक पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है, पोस्टीरियर, पोस्टीरियर। आगे वाले को हम एक और वर्ड कहते हैं एडिनो, और पिट्यूटरी का नाम है हाइपोफाइसिस, ठीक है, हाइपो मतलब नीचे, हाइपोफाइसिस, ठीक है, एडिनो आगे वाला, और पोस्टीरियर को न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, क्योंकि उसमें न्यूरॉन्स आते होते कहां से सर? हाइपोथैलेमस से, न्यूरो हाइपोफाइसिस आते थे, हाइपोफाइसिस आते थे वहां से, ठीक है, ओके। एडिनो हाइपोफाइसिस जो है आगे वाला हुआ न्यूरो हाइपोफाइसिस, पीछे वाला वो पोस्टीरियर हो गया पार्ट। तो पीछे वाले हिस्से से एक और दो, जब मैं लिखता हूं एक और दो, यानी पीछे वाले हिस्से से दो ही हार्मोन निकल रहे होते हैं, बाकी सारे हार्मोन्स एक आगे से निकल रहे हैं, एक नहीं मतलब सारे जितने भी आप नाम दूंगा अब मैं, ग्रोथ हार्मोन, एक जीएच सुना होगा ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, एक प्रोलैक्टिन सुना होगा, प्रोलैक्टिन मिल्क बनाने वाला, ठीक है, एक आप एसीटीएच सुना होगा, एसीटीएच एडिनो कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, एसीटीएच, ठीक है, एक टीएसएच सुन रखा होगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक एफएसएच सुना होगा, एफएसएच, या एलएसएच सुना होगा, एलएच ओनली ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, या एफएसएच बोले तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और टीएसएच का मतलब क्या होगा? डॉक्टर सुषमा रेड्डी मैम क्लास में है क्या? चले गए? टीएसएच का हिंदी में मतलब इसको क्या लिखेंगे? टीएसएच बोले तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, और एमएसएच, एमएसएच मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सारे हार्मोन्स आ जाएंगे सर, ठीक है। तो कितने हुए? 3 और 3 6 और 7 हो गए, एलएच और एफएसएच मिलाकर 7 हो, ठीक है। पीछे से कितने निकलते हैं? प्रोलैक्टिन, पैदा हुआ दूध, आगे से सर इजेक्ट जो होता है उसके लिए ऑक्सीटोसिन होता है, पीछे वाला पार्ट ऑक्सीटोसिन के लिए जाना जाता है, ठीक है, ओके। एक और दूसरा जो है इसका भाग कौन सा होगा? ऑक्सीटोसिन के साथ में एक शब्द और आएगा, ऑक्सीटोसिन के साथ में एक शब्द और आएगा सर, एडीएच, डॉक्टर नेबनानी मैम एडीएच बोलते हैं। एडीएच का हिंदी में नाम क्या हुआ? इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, यानी कि यूरिन को एंटी करने वाला, विरोध करने वाला, यूरिन को न बनने देना, यानी यूरिन पास नहीं हो, सिंपल सी बात है शरीर से, अगर ये निकला तो, अगर ये नहीं निकला तो यूरिन सारा का सारा निकल जाए, मतलब पानी की कमी हो जाएगी, सिंपल सी बात यही है। तो एडीएच जो है ये नियंत्रण करता है कहीं ना कहीं। देखो अनेकों चीजें, मैं पहले कहता हूं एक ही हार्मोन पढ़ते ही ऐसे मत सोच रहे ना कि अब बस इतना ही था और इतने पर ही हम अप्लाई कर दें, पूरी एनाटॉमी समग्रता से पढ़ना, तब थोड़ी सी आप अप्लाई कर पाएंगे हल्का फुल्का शरीर पर, ठीक है। नहीं तो थोड़ा सा, जैसे हमने इतना सा पढ़ा कि एडीएच जो होता है यूरिन को सर पास ज्यादा होता है यूरिन, है ना, एडीएच ना हो तो हम एडीएच की टेबलेट ले आएंगे आज ही, हो सकता है वो किडनी का कोई मेल फंक्शन हो, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा समझना होगा पहले पूरी चीजों को, ठीक है, तब। तो ये मैं बार बार कहता हूं पूरी पढ़ा करें आप सब 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 चीजें। एडीएच का दूसरा नाम क्या है? वैसोप्रेसिन, इसी का नाम है, वेसल्स को प्रेस करने वाला, वैसोप्रेसिन, ठीक है। एडीएच का दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन, वेसल्स को प्रेस करने वाला। तो मैं पॉइंट पर आता हूं सर, हमारे ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन को रोकने के लिए कौन काम करता होता है सर? ग्रोथ हार्मोन को रोकने के लिए हाइपोथैलेमस काम करता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है सर? या तो इसके जीएचआरएच रिलीज कर देगा, या क्या करेगा? जीएचआईएच। आईएच का मतलब इनहिबिटिंग हार्मोन, आर का मतलब रिलीजिंग हार्मोन, रिलीज करता है या तो, ठीक है। यानी हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल कर रहा है? पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी सब ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रही है। पिट्यूटरी ने क्या किया? हाइपोथैलेमस ने क्या किया? जीएचआरएच रिलीज किया बचपन में हमारे, तो रिलीजिंग हार्मोन, तो इससे पिट्यूटरी को आदेश मिल गया कि रिलीज किया जाए ग्रोथ हार्मोन को, तो ग्रोथ हार्मोन जीएच निकलने लग गया, ग्रोथ हार्मोन निकला, ग्रोथ हार्मोन निकल करके क्या करवाएगा? शरीर की वृद्धि करवाएगा। ये ग्रोथ हार्मोन कहां जाएगा सर? थायराइड पर जाएगा कि तुम शरीर में जो है निकलो और शरीर में जहां भी मेटाबॉलिज्म की जरूरत है और ग्रोथ की जरूरत है वो ग्रोथ करवाओ, पिट्यूटरी को आदेश देगा। या पेनक्रियास को आदेश देगा कि तुम जो है ग्लूकोज फॉर्म करवाओ शरीर में, ठीक है, मतलब ग्लूकोज को पचाओ या ग्लूकोज को फॉर्म करवाओ, यानी कहीं ना कहीं पेनक्रियास के हार्मोन को कंट्रोल कराए। ग्रोथ हार्मोन बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करेगा,
थाइमस को कंट्रोल कर, तुम जो है शरीर की सुरक्षा को हर चीज की कंट्रोल करेगा, ठीक है, और शरीर को बढ़ा तो रहा ही है, ठीक है। प्रोलैक्टिन पी आर एच होगा, पी आर एच, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, या पी आर आई एच होगा, प्रोलैक्टिन पी आई एच। बोले तो प्रोलैक्टिन इनिबिटिंग हार्मोन, इनिबिट होता है रोकना, आर मतलब रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। तो ये आर एच और आई एच जो भी निकलेगा ना, वो सारे कौन निकाल रहा है, हाइपोथैलेमस निकाल रहा है पिट्यूटरी को आदेश देने के लिए, सारे के सारे, ठीक है, इसलिए निकल रहे हैं। इतनी बात तो अपने को क्लियर है ना, ठीक है सर। अब इसमें हम बात करें नेक्स्ट एसीटीएच, एड्रीनो कोर्टिको ट्रोफिक हार्मोन। एसीटीएच को भी नियंत्रण करने के लिए एसीटीएच, आरएच होगा रिलीजिंग हार्मोन, और इनिबिटिंग होगा रोकने वाला, यानी ये सारे इनिबिटिंग और आरएच जब लिखेंगे ना, वर्ड इंपॉर्टेंट है ये डॉक्टर गोगा वर्ड सर, आरएच और आईएच, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, समझ नहीं आता सर पिट्यूटरी कौन सा रिलीज कर रही है, ग्रोथ हार्मोन आईएच या आरएच। सर आईएच और आरएच ये सारे काम किसके हैं, सारे काम ये हाइपोथैलेमस के, याद रखना सारे। जब आईएच और आरएच लिखा हुआ ना लास्ट में, तो थोड़ा सा सोचना, सांस रोक करके आराम से एग्जाम में, आरएच और आईएच, आईएच और आरएच ये सारे हाइपोथैलेमस के काम है, सारे हाइपोथैलेमस के काम है, रिलीजिंग या इनिबिटिंग, ठीक है, इनिबिट मतलब रोकना, रिलीजिंग मतलब काम करवाना। बाकी पिट्यूटरी को तो यही है सर, ओके। तो ग्रोथ हार्मोन प्रोलैक्टिन दूध के लिए एसीटीएच, एड्रिनो कोर्टिकोट्रोपिक, कोर्टिको बोले तो कोर्टिकोइड, कोर्टिकोइड बोले तो याद करो आपकी कोर्टिसोल, या आपकी एक ग्लैंड है कोर्टिकोइड से रिलेटेड, कौन सी ग्लैंड है, नाम बताओ जल्दी से। एड्रीनो शब्द आ गया, एसीटीएच में क्या आया, एड्रीनो कोर्टिकोइड, एड्रीनो जो है एड्रिनल ग्लैंड को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि एसीटीएच जो है एड्रिनल ग्लैंड पर इंपैक्ट डालेगा कहीं ना कहीं, एड्रिनल ग्लैंड पर इंपैक्ट डालेगा, हमारे सीधा एड्रिनल ग्लैंड पर इंपैक्ट डालने वाला है, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड पर इंपैक्ट डालता होता है एड्रिनो, ओके। एसीटीएच जो है एड्रिनल ग्लैंड पर इंपैक्ट डालेगा, एड्रिनल, ठीक है, उसको या तो ज्यादा ओवर फंक्शन करवाएगा या कम फंक्शन करवाएगा, जितना ये निकलेगा उस हिसाब से फंक्शन करेगा। एड्रिनल ग्लैंड अगर ज्यादा काम करने लग जाए तो कौन सी डिजीज हो जाती है, कुशिंग, ओवर एक्टिव होगी तो कुशिंग डिजीज, अगर कम एक्टिव होगी तो एडिसन डिजीज, याद होगा भूलना मत इस चीज को, एडिसन और ये वाली डिजीज हो जाएगी, ठीक है, एसीटीएच, इनको भूलना मत, ओके। आगे सर और क्या था, एलएच और एफएसएस था, जो हमारी गोनेड्स को कंट्रोल करता है, जनन ग्रंथियों को कंट्रोल करता है पुरुष और स्त्रियों में। मेलेनोसाइट्स, एमएसएच जो था, एमएसएच मेलेनोसाइट, मेलेनोसाइट क्या करता है सर, स्किन के अपने क्या करेगा, मेलेनोसाइट क्या करेगा, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एमएसएच क्या काम करेगा डॉक्टर नम्रता शाह मैम, एमएसएच, एमएसएच हार्मोन मेलेनोसाइट जिसको बोलते होते हैं, क्या काम करेगा सर, ठीक है। मेलेनोसाइट जो है हार्मोन्स अपने सर जो शरीर में जो रंग के लिए जो जिम्मेदार है ना, पिगमेंट्स, ठीक है, उसको एक तरह से रंग प्रदान करना, स्किन को रंग प्रदान करना, उससे स्टिमुलेट करेंगे सर, ठीक है, एमएसएच हो गया। एक था ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन बैक साइड से ऑक्सीटोसिन मिल्क को इजेक्ट करेगा, मिल्क को इजेक्ट करेगा। एक था एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन पीछे से, वैसोप्रेसिन, सर यूरिन को ज्यादा करेगा, अगर ये ज्यादा निकलेगा तो यूरिन कम हो जाएगा, एडीएच, एडीएच हाई होगा देन यूरिन लो होगा, एडीएच अगर लो होगा, ये एक दूसरे के विरोध होगी, एडीएच अगर लो होगा तो यूरिन ज्यादा होगा, क्योंकि इसका नाम ही एंटी डायूरेटिक है ना, यूरिन का विरोध करना कहते हैं, है ना, एडीएच का मतलब ही एंटी डायूरेटिक। तो आशा करता हूं सब समझ में आया होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ सर, हमारा एक्ट्रोमिगली। अब ग्रोथ हार्मोन जो है हमारा निकल रहा है ग्रोथ हार्मोन के कारण, अगर तो बिल्कुल कम निकला, बिल्कुल कम निकला ग्रोथ हार्मोन, तो कौन सी डिजीज होगी, डवार्फिज्म, बोनापन आ जाएगा, शरीर बढ़ नहीं पाएगा ज्यादा। अगर ज्यादा निकला गिगनेटिज्म, गिगनेटिज्म, और कभी कभी इससे भी ज्यादा निकलता जाता है, ठीक है, और उस टाइम थायराइड ग्लैंड आदि जो है उतना जो अपने शरीर को बढ़ा नहीं पाती है, तो हार्मोन तो निकल रहा है, तो ये लंबाई में न बढ़कर बोन्स जब आपस में टकराने लगती है तो ये चौड़ाई में बढ़ने लगती है बोन्स, तो एक्रोमीगली बोलते हैं इसको, एक्रोमीगली, ठीक है, हाथ चौड़े चौड़े हो जाएंगे, ऐसे हाथी पांव जैसे हाथ हो जाएंगे ऐसे, ठीक है, ये जो है ग्रोथ हार्मोन के कारण होता है। वैसोप्रेसिन हमने समझा एडीएच को ही बोलते हैं, यानी यूरिन को कम या ज्यादा करना। कैल्शियम हार्मोन नहीं है, एड्रेनलिन हार्मोन्स होते हैं जो एड्रेनल ग्लैंड से निकलते हैं, तो एक्रोमीगली की बात नहीं है, वो सर क्या करते हैं, बीपी आदि को बढ़ाते हैं, हार्ट रेट आदि को बढ़ा देते थे, ये मतलब ब्रेथ रेट आदि को बढ़ा देते, ठीक है, एड्रेनलिन का विकार है। आशा करता हूं समझ रहे होंगे आप, क्लियर है निशा हमारा में। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो ये रहा आपके सामने, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स आर फाउंड इन प्रोटीन, प्रोटीन में कितने अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं सर, 22 टाइप के। ये हम कार्बोहाइड्रेट में करके आ चुके हैं, अभी हमने किया है पूरा का पूरा प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन को हमने पूरा का पूरा पढ़ा है सर, कुछ ही दिन पहले हमने
पूरा प्रोटीन पढ़ के आ चुके हैं। अब इस क्वेश्चन पर मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा, अभी 2 दिन पहले पढ़ा है हमारा, प्लीज वहां देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका फिर से एक्सेल वर्टिब्रा। हाँ, प्रोटीन कितने होते हैं? 10+12 होते हैं। ज्यादा वाले अपने आप बन जाते हैं, नॉन इसेंशियल बोलते हैं, और 10 जो है इसेंशियल बोलते हैं। ठीक है, इसेंशियल बोलते हैं। ओके सर, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोन्स ऑफ एक्सियल स्केलेटन। सुषमा रेड्डी मैम, क्या हुआ आपको? प्रियंका पाटिल मैम, प्रॉपर सुषमा रेड्डी मैम। आप प्लीज रिज्वाइन कीजिए, जिनको स्क्रीन का इश्यू है रिज्वाइन कीजिए, अदरवाइज मेरी तरफ से सबको स्क्रीन शायद दिख रही है, ओके है मेरी साइड से ना? ओके, ठीक है। बोन्स पर बात करेंगे, बोन्स शरीर में कितनी है और कौन कौन सी है सारी की सारी। सर, बोन्स ऑफ एक्सियल, एक्सियल मतलब बीच में किनारे के पास में होगी, जो जस्ट पास में, जिसमें एक स्कल, स्कल बिल्कुल सर खोपड़ी पास में होती है, रीढ़ की हड्डी आ गई, ठीक है। क्या क्या नाम लेंगे आप? स्कल नाम दे देंगे, खोपड़ी सारी आ गई, फेस इसी में आ गया, ठीक है, क्रैनियल फेस इसी में आ गया, छाती के बीचों बीच सर स्टर्नम, ठीक है, चेस्ट रिब केज बोल दो, रिब केज, रिब केज में आपका थोरेसिक आ गई, T12 आ गई, रिब्स 12 आ गई, पेयर 12 पेयर आ गई, मतलब 24 रिब्स आ गई, और एक स्टर्नम आ गई, ठीक है। ये सब रिब केज में आ गए, और वर्टिब्रास सारी सारी, वर्टिब्रा ये सारे बीच के सर। तो वर्टिब्रा एक्सियल स्केलेटन है, स्कल हो गया, और हॉइड बोन, ठीक है, फ्लोटिंग बोन बोलते हैं। तो ये तीनों की तीनों वर्टिब्रा, स्कल और हॉइड, बी, डी और ई, तीनों राइट उत्तर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर। बाकी की बात करें, स्कैपुला और क्लेविकल, ये कहां पर होती है, इनका क्या नाम देंगे? कल को प्रश्न इनके लिए बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्लेविकल स्कैपुला। क्लेविकल और स्कैपुला ये बोन्स, ये दो चीजें होगी, क्लेविकल और स्कैपुला। क्लेविकल कहां होती है सर? आगे की आगे होती है, दोनों साइड में। स्कैपुला कंधे के जस्ट पीछे होती है। ये दोनों पेक्टोरल गर्डल का हिस्सा है, पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल में कितनी हुई? लेफ्ट साइड में दो स्कैपुला और क्लेविकल, लेफ्ट राइट साइड में भी दो स्कैपुला क्लेविका, तो कितनी होगी? 4। गर्डल कितने होते हैं टोटल? गर्डल शरीर में सर हमारी गर्डल जो है, ऊपर 4 बोन हो गई, नीचे 2 बोन होगी, दो नीचे वाली हिप बोन कहलाती है, हिप, और ऊपर 4 कौन सी कहलाती थे? क्लेविकल प्लस में स्कैपुला कहलाते थे, स्कैपुला। और ये दोनों दो दो हैं, दोनों दो दो हैं, ठीक है। हिप बोन जो है ये एक एक है, एक और एक है हिप बोन, ठीक है। तीनों किससे बनते थे? इलियम, इलियम, इस्चियम, इस्चियम और प्यूबिस। स्क्रीन पर लिखा हुआ था डॉक्टर नम्रता शाह में, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, स्कैपुला आदि, ठीक है। ओके, नीचे वाले को हम बोलते हैं पेल्विक गर्डल, पेल्विक श्रोणिक मेखला में पेल्विक गर्डल, ऊपर वाले पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल, ठीक है, ऊपर वाले पेक्टोरल गर्डल में। जब समझ में आ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो गर्डल को हम किस में काउंट करते हैं? अपेंडिकुलर में काउंट करते हैं, अपेंडिकुलर में। जब अपेंडिकुलर की बात करते हैं तो अपेंडिकुलर में कितने हैं? 126 बोन्स है, टोटल 206 है। एक्सिस, एक्सियल में कितनी होगी? 80 बोन्स होंगी, 80, 80 प्लस 126, टोटल कितनी हो जाएगी सर? 206 हमारी बोन्स हो जाएंगी। आशा करता हूं समझ रहे होंगे आप, ठीक है सर। आगे करते हैं सर नेक्स्ट पॉइंट पर। तो बैक चले, आगे चले। ये प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगली बार में प्रश्न आ सकते हैं, उनके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे आप। तो मैं इसमें एक्स्ट्रा बातें करनी है मुझे थोड़ा सा, हमें टार्सल और कार्पल्स को जरूर ध्यान देना है, ये हमने अभी तक अच्छे से नहीं किया है। कार्पल और टार्सल, कार्पल कितने हैं? 8 है सर एक हाथ में, टार्सल 7 है एक साइड में, ठीक है, एक साइड की बात करें तो। अब इनको याद रखने का तरीका क्या होगा सर? ये सारे के सारे बोन्स में आते होते हैं, कार्पल्स आदि सब के सब, ठीक है। तो कैसे याद किया सर? कार्पल्स को याद रखने के लिए, स्काई लुक्स टू प्रीटी, ठीक है, ट्राई टू कैच हिम, ट्राई टू कैच हिम, ठीक है। स्काई, एस, स्काई से स्केफोइड, स्केफोइड नाम से, ठीक है। लुक्स, एल से ल्यूनेट, टू से सर 3 टी आएंगे इसमें, ट्राइक्वेट्रम, तीसरे नंबर पर आना तो ट्राइक्वेट्रम, ट्राइक्वेट्रल, आर, ठीक है। पी से सर पीसी फॉर्म, पीसी फॉर्म, ट्राई, ट्राई ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम, ट्राई टू ट्रेपेजोइड, ट्रेपेजोइड, ठीक है। फिर कैच, कैच बोले तो कैपिटेट, कैपिटेट, और हिम बोले तो हैमेट,
ठीक है, ये आपके 8 कार्पल्स हो गए। टार्सल्स की बात करें तो 7 होते हैं टार्सल्स। वो कहां होते हैं? पैरों के अंदर होते हैं सर, पैरों के अंदर टार्सल्स होते हैं। ओके, टार्सल्स के लिए टार्सल बताइए कहां होंगे सर? 7 होंगे। कहां होंगे? पैर के अंदर होंगे। पैर का जॉइंट कहां? जहां से एडी है, एडी भी अपने आप एक टार्सल्स है। ऊपर से टिबिया फिबुलाई और नीचे जो पंजा स्टार्ट हो रहा है, मेटाटार्सल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, उनके बीच में आपकी टिबिया फिबुला और मेटाटार्सल के बीच में, जैसे हाथ की हथेली के बीच में, वैसे सेम टार्सल्स। ठीक है, तो क्या हुआ सर? टाइगर कब्स नीड मिल्क। टाइगर टाइगर कब्स नीड, TCN लिख दो चाहे सीधा, टाइगर कब नीड्स MILC, एलसी वाला मिल्क। ठीक है, टी, टी से टेलस, सी से कैलकेनियस, कैलकेनियस। ठीक है, इसके पास से एक टेंडन निकलता तो मसल जुड़ी होती है, वो कैलकेनियस टेंडन के नाम से जानी जाती होती है। एन से नेविकुलर, इस नीड वाली नेविकुलर, नेविकुलर। ठीक है, MILC मीडियल क्यूनिफॉर्म। अब ये तीनों के तीनों क्यूनिफॉर्म है, ठीक है, क्यूनिफॉर्म। अब क्यूनिफॉर्म के एक ही नाम है, MIL। एम से मिडल, आई से इंटरमीडिएट, एल से लेटरल, पीछे वाली। ठीक है, तीनों के तीनों एक ही नाम हो गए। 1 2 3 4 5 और 6, एक और बच गया सर, सी से क्यूबॉइड, क्यूबॉइड। इनके नाम देख करके आप किसी एग्जामिनर पूछता है कि बताइए ये कहां की हड्डी है, कहां पर है या कहां पर नहीं, ऐसे पूछता होता है। थोड़ा सा याद रखेंगे। टार्सल 7 हुए, कार्पल 60 हुए। सर पैरों में, हाथों में 60 हड्डियां हमारी आ जाती हैं, तो टार्सल 7 क्यों हुए? लगभग ये एक तरह से कहते हैं ना, मनुष्य पहले बंदर था और बंदर 4 हाथों पर चलता होता नॉर्मली। तो क्या दिक्कत हुई ऐसी? सर पैरों में धीरे धीरे हमारे क्या विकसित हो गया, अगर हम ऐसा लॉजिक लगाए कि पैरों में हमारे टार्सल एक कम रह गया, क्योंकि वो एक ऊपर चला गया, कहां पर? हमारे घुटने पर चला गया, और घुटने पर टार्सल चला गया, उसको हमने टार्सल कहना ही छोड़ दिया फिर, क्योंकि घुटनों पर है ना वो। टार्सल क्यों कहे? तब उसको हमने क्या कहना शुरू कर दिया? नी कैप, पटेला, पटेला। बट वो आएगा किसमें? पटेला हो, टार्सल हो, कार्पल हो, ये किसमें है? अपेंडिकुलर में सर, अपेंडिकुलर में। कोहनी में कोई भी कैप नहीं होता, ठीक है, इसीलिए। ओके, डन है। तो हमारा प्रश्न का क्लियर उत्तर हो गया। आगे हम चर्चा करें नेक्स्ट। ये रहा आपके सामने प्रश्न। द एबिलिटी ऑफ ए नर्व फाइबर टू ट्रांसमिट द इंपल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ स्टिमुलेशन टू अदर एरियाज। नर्व फाइबर का मतलब न्यूरॉन से ही है, ठीक है, फाइबर से कनेक्टेड होते होते, मसल्स उसके ऊपर लगे रहते होते हैं, ठीक है। ओके, न्यूरॉन्स, एक सिंगल न्यूरॉन नहीं है, ठीक है, ऐसे, और वो दूर तक अपने सिग्नल लेकर के जाता होता है, दूर तक, ऐसे ही कुछ होता है, ठीक है। पास में न्यूरॉन है और वो अपने सिग्नल जो है दूर तक लेकर के जाता होता है। ओके, तो इसमें न्यूरॉन जो होता है, जहां पर सेल बॉडी होती है, उस साइड तो होते हैं डेंड्राइट, डेंड्राइट, डेंड्राइट सिग्नल को रिसीव करते हैं, सेल बॉडी को देंगे, सेल बॉडी इनको चेक करके कहां देगी? एक्सोन के देगी, एक्सोन ए से अवे, एक्सोन अवे लेके जाएंगे बॉडी से। एक्सोन के पास में लास्ट में बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनके अंदर कुछ ट्रांसमीटर भरा हुआ है, ठीक है, ट्रांसमीटर, एक तरह से ये समझ लो कि हार्मोन टाइप में कुछ फिल हुआ है यहां पर। जैसे ही डेंड्राइट ने सेल बॉडी को सिग्नल दिए, ठीक है, रिसीव करके दिए, इंफॉर्मेशन यहां पर एनालाइज करी जाएगी, उसको तुरंत जो है एक्सोन के थ्रू इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के रूप में भेजी जाती है यहां से, ठीक है, इंपल्सेस के रूप में वो झटके से जाती है यहां पर, और सिनेप्टिक नोब से टच होती है। सिनेप्टिक नोब से फिर क्या होता है? रिलीज होता है कुछ हार्मोन टाइप में, जिसको हम न्यूरो बोलते हैं। क्या? न्यूरो। और ये न्यूरो जाकर के या तो कोई ऑर्गन है तो उस पर लग जाएंगे, रिसीव कर लेंगे, या फिर ये कहां जाएंगे सर? कोई अदर न्यूरॉन है, यानी डेंड्राइट अलग से आगे और है, एक डेंड्राइट है, तो वो रिसीव करेगा और वो फिर आगे इंफॉर्मेशन लेकर के जाएगा, ठीक है। यानी डेंड्राइट का काम है इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, डेंड्राइट बोले तो रिसीव करना, ठीक है, और एक्सोन का काम है अवे लेकर के जाना, दूर भेजना, जहां पर भी लास्ट तक लेके जाते थे। तो इसमें देखो इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, और इलेक्ट्रिसिटी जिस धातु में चलती होती है, जिस भी मेटल में चलती होती है, उस मेटल को क्या कहते हैं? कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा ही तो बोलते हैं नम्रता शाह मैम, कुछ और थोड़ी बोलते हैं। गुड कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब ही सर कंडक्टिविटी, चालकता, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट उत्तर होगा, कंडक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जब वर्ड यूज करते हैं तो शब्द क्लियर हो जाता है। अब बाकी के शब्द क्या करें? एक्साइटेबिलिटी मसल्स के गुण है, इलास्टिसिटी मसल्स के गुण है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी मसल्स के गुण, मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, एक्साइट होते हैं, उत्तेजित होते हैं। जैसे आप कुर्सी पर पैर लटका के बैठे हुए, जैसे ही आपके थाइस पर हल्का सा मारा जाता है, टैप किया जाता है, तो आपका पैर एकदम से सीधा हो जाता है, ठीक है, एक्साइट। इलास्टिसिटी प्लास्टिक सी रूप में मसल्स के अंदर होता है, ऐसा प्लास्टिक के गुण होते थे इलास्टिक से, ठीक है, ये मसल के गुण है, बाकी सारे मसल के गुण है। ये कंडक्टिविटी वाला गुण किसका है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है न्यूरॉन्स में, नोट मसल्स में, ठीक है, इस तरीके से। तो ऑप्शन अपना
चार्ज है वो क्लियर हो जाएगा, यहां पर क्लियर हो जाएगा। और न्यूरॉन्स के ऊपर हमने लास्ट टाइम बात की थी कि न्यूरॉन जो होते हैं, न्यूरॉन्स, इनका सर स्ट्रक्चर होता है ब्रेन में ही पाए जाएंगे, हर नर्वस सिस्टम में पूरे में पाए जा रहे हैं, पूरे के अंदर पाए जा रहे हैं, नर्वस सिस्टम पूरे में पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ब्रेन के अंदर मिला, ठीक है, न्यूरॉन्स, और फिर जो है नीचे पूंछ के रूप में आपके स्पाइनल कॉर्ड में मिल रहा है। ऐसा ही तो कुछ है, ये सही ढंग से बनाता हूं मैं। ठीक है, ओके, तो हमारा जो है नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये नीचे अपना स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड। ओके, ये ब्रेन जो है ऊपर है। अब न्यूरॉन जहां पर लगा होता है, न्यूरॉन के बारे में हमने एक बात की थी कि न्यूरॉन जैसा भी होता है उसके डेंड्राइट होंगे और उसके एक्सोन होंगे। ठीक है, एक्सोन होंगे ऐसा कुछ करके। डेंड्राइट जो होते हैं, डेंड्राइट, वहां पर फ्लूइड है, फ्लूइड, डेंड्राइट के पास में फ्लूइड है और सेल बॉडी है, जिसके कारण उनका रंग थोड़ा सा ग्रेइश रहता है, ग्रेइश। ठीक है, और एक्सोन्स हैं, उनके ऊपर सर क्या होता है, फ्लूइड नहीं होता है, एक्सोन इलोक होता है, तो फ्लूइड यही रहता है। यहां पर सर उनके ऊपर क्या लगे होंगे, माइलिनेटेड शीट लगी होती है, स्क्वैन सेल जो है व्हाइट व्हाइट सा लेयर लगी होगी। तो इस कारण से एक्सोन का ग्रुप जब पाया जाएगा तो व्हाइट सा हो जाएगा, व्हाइट सा। ठीक है, व्हाइट हो जाएगा। तो हमारे शरीर में जब होता है तो शरीर में क्या होता है, ब्रेन के अंदर डेंड्राइट जो होते हैं मोस्टली कहां पाएंगे, किनारों पर मिलेंगे, डेंड्राइट मोस्टली किनारों पर मिलेंगे। ठीक है, किनारों पर। तो किनारों पर मिलने के कारण ब्रेन में, ये ब्रेन वाला किनारा है जो, वो कैसा हो जाएगा, नीचे क्या क्या थी, यहां से अगर स्पाइनल कॉर्ड जब जुड़ती है ब्रेन से तो वहां पर क्या आता है, पहले आता है मेडुला ओब्लांगेटा, एम, मेडुला ओब्लांगेटा, फिर आता है पोन्स, पोन्स, मेडुला ओब्लांगेटा, फिर पोन्स आया, पोन्स के जस्ट ऊपर क्या रखा रहता है सर, मिड ब्रेन रखा रहता है, मिड ब्रेन। और मिड ब्रेन के दोनों ओर क्या रहता है सर, अपना थैलेमस होता है। थैलेमस को हमने नाम दिया था थैलेमस, थैलेमस को रिले स्टेशन नाम दिया, रिले मतलब पुनः प्रसारित केंद्र, कि जहां पर पहले वो इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा फिर वो आगे देगा या लेगा, ऐसा करता है। तो डेंड्राइट सारे के सारे मोस्टली कहां हुए, किनारों पर हुए। तो डेंड्राइट जो है किनारों पर होने के कारण सारे ही कहां पर आ गए सर, अपने इससे जुड़ने की कोशिश करते हैं, यहां पर इधर से जुड़ने की कोशिश करते हैं, ग्रुप ऑफ एक्सोन्स बीच में आ गया, सारी सारी एक्सोन ही है तो लंबा पार्ट है जो जुड़ता है किसी से, ठीक है, किधर इंपल्स के साथ भेजता है, तो इधर आ गए। तो इस कारण से ग्रुप ऑफ एक्सोन जो है मोस्टली बीच में आए, तो ग्रुप ऑफ एक्सोन बीच में आए, इस कारण से हमारा व्हाइट मैटर बीच में आ गया ना, व्हाइट मैटर तो एक्सोन पर ही है, तो इसको व्हाइट मैटर बोल दिया हमने। कि ब्रेन के मिड पार्ट में, मिड में, मेडुला ऑफ सेरिब्रम या सेरिबेलम, मेडुला, मिड पार्ट को मेडुला बोलते हैं। तो हम कहते हैं कि व्हाइट मैटर जो है ब्रेन के मेडुला में पाया जाएगा और किनारों पर कोर्टेक्स पाया जाएगा। सेरिब्रम या सेरिबेलम के कोर्टेक्स भाग में हमारा ग्रे मैटर मिलेगा, ग्रे मैटर। ठीक है, और आंतरिक मेडुला मध्य भाग में हमारा क्या मिलेगा, व्हाइट मैटर मिलेगा। ठीक है जी, अब यहां से हम क्या करते हैं, ये हमारा आया मेडुला के अंदर आया, मेडुला से क्रॉस कर जाते हैं, ऐसे क्रॉस कर जाते हैं, एक्स की शेप में क्रॉस कर जाते हैं, मेडुला ओब्लांगेटा से क्रॉस कर गए। तो अब ये एक्सोन कहां चले गए, देखो एक्सोन सारे लंबे लंबे थे वो बाहर की तरफ चले गए, बाहर चले गए एक्सोन। डेंड्राइट आदि है वो एच शेप का हमारा होता है, यहां पर स्पाइनल कोड के अंदर ग्रे मैटर एच शेप का लगभग दिखता है ऐसा। ठीक है, अगर आपने स्पाइनल कोड प्रैक्टिकली देखा हो क्लास को, वहां पर दिख जाएगा। तो डेंड्राइट मोस्टली बीच में आ गए, तो डेंड्राइट अब बीच में आ गए, तो ब्लैक मैटर यानी डार्क या सॉरी ग्रे मैटर जो है, ग्रे मैटर रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन के अंदर कहां मिलेगा, इनसाइड मिलेगा, इनसाइड मेडुला ऑफ स्पाइन, वहां पर तो मिलेगा ग्रे मैटर, और आउटसाइड ऑफ यानी कोर्टेक्स ऑफ स्पाइनल कोड, किनारों पर क्या मिलेगा, व्हाइट मैटर मिलेगा। स्पाइन कोड में इसलिए अपोजिट हो जाते हैं, तो ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर दो शब्द है, इंपॉर्टेंट है, ए एंड आर में आपसे एग्जामिनर जरूर पूछेगा किसी ना किसी रूप में, प्लीज रेडी रहिएगा। दो बातें यहां पर, ठीक है, व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर के रिगार्डिंग दोनों बातें अपनी क्लियर है। स्वाति चौहान मैम, ओके, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी कंडक्टिविटी जो है वो अपना राइट उत्तर हो जाएगा, इंपल्सेस। नेक्स्ट प्रश्न अगला है, हॉट फ्लैशेस, गर्मी, डिस्टर्ब स्लीप, नींद डिस्टर्ब हो जाना, इमोशनल चेंजेस। सर बेसिक क्वेश्चन, इससे बेसिक क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। नॉर्मली हर फीमेल है ना, माता पिता को पता ही होता है, ठीक है, एज जब एक ज्यादा होती है तो उस टाइम होता है। ठीक है, हमारे शरीर में क्या होता है, फीमेल्स के लिए सबसे एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो होना ही चाहिए और होता ही है, नॉर्मली ये सभी के साथ ही होता है। ठीक है, हॉट फ्लैशेस, डिस्टर्ब स्लीप। हम कहते हैं कि फीमेल्स में लगभग 10 से 12 साल की एज में मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, आना स्टार्ट होता है, जो मंथली लगभग 28 डेज के आसपास आता होता है, 28 टू लगभग 32 डेज तक का नॉर्मल साइकिल होता है, एक आइडियल वॉल्यूम के रूप में 28 डेज को काउंट किया जाता है, स्टार्ट होता है, और वो लगभग जो है 45 टू 50 ईयर्स की एज तक रहता होता है। इस दौरान मां बनने की संभावनाएं होती है स्त्री की, है ना, फीमेल्स में।
बट उसके बाद या उससे पहले मां नहीं हो सकते। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज होती है कि 45 टू 50 के बाद में जीवन तो रहता है परंतु मां नहीं बन पाएगी, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है। और ये लगभग बंद एकदम से नहीं होता, ये लगभग 42 या 40 से 50 ईयर के बीच में गैप गैप में बंद होता है। 40 ईयर की एज में लगभग ये कभी कभी सिम्टम ऐसा होता है कि रेगुलर आना जो है साइकिल बंद हो जाता है। कभी 2 महीने में एक बार आएगा, कभी 3 महीनों में, फिर हो सकता है 2-3 महीने लगातार आया, फिर उसके बाद में 4-5 महीने एक साथ नहीं आ रहा, ऐसा ऐसा करके आने लगता है। और एक बार कभी ऐसा देखने को मिलता है कि वो 8 महीने नहीं आया लगातार, और फिर 2-3 महीने आ गया या 1 महीने आया, फिर आगे 9-10 महीने नहीं आया, फिर एक बार आ गया ऐसा। और एक बार ऐसा आएगा कि लगातार 12 मंथ तक आया ही नहीं। जिस दिन ये डेट हो जाएगी उसको हम बोलेंगे कि सर मेनोपोज हो गया। क्या नाम दिया? मेनोपोज। ठीक है, मेनोपोज। ओके, मेनोपोज। तो अब यहां पर ये पूछा जा रहा है कि सर ये किस चीज का है? ठीक है, तो ये हॉट फ्लैशेस, डिस्टर्ब स्लीप, ये इमोशनल चेंजेस उस समय चिड़चिड़ापन या मां की आवाज, या फीमेल्स में आप देखेंगे बुढ़ापे में आते आते मूंछों के बाल आ जाते हैं, दादी नानी चाचा देखा होगा, या उनकी आवाज अलग हो जाती है, उनका व्यवहार ही अलग हो जाता है ना, पूरा एक मैच्योरिटी में आ जाते थे। तो ये जो है मेनोपोजल सिंड्रोम है, मतलब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होने वाला है हमेशा हमेशा के लिए, तब की है ना, प्री मेनोपोजल सिंड्रोम मानते होते हैं उस टाइम तक। तो लगभग 50 ईयर एज बोलते हैं, कभी कभी 5-7 साल आगे पीछे हो जाता है, नॉर्मल सी बात है ये। फाइनल जो है तभी माना जाता है जब पूरी तरह से स्टॉप हो जाए, और ये एक पूरे लंबे साइकिल में होता है, 6-7-8-9-10 साल के अंतराल में, या 12 साल भी लग जाते हैं, तब जाकर के पूरी तरह से बंद होता है। एक दिन या एक साल में बंद नहीं होता है, ये ध्यान रखना। और उस समय हार्मोन चेंज होते तो हॉट फ्लैशेस, यानी कि एक तरह से गर्मी आदि या नींद आदि नया ना, इमोशनल चेंजेस आदि, ये चीजें देखने को मिलती होती है। ठीक है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम क्या होता है सर? प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बोले तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आने से पहले, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो उससे पहले बहुत सारे लोगों में, फीमेल्स में मिचली बोले तो वोमिटिंग की इच्छा होती है, या पेट आदि पेन कर सकता है ना, नीचे लोअर पेडू जिसको बोलते हैं, पेल्विक रीजन में पेन आदि होता है, कमर आदि पेन हो सकता है, या जिनको बहुत ही ज्यादा पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं तो उनको तो बुखार तक हो जाती है। ऐसे लक्षण देखने को मिलते होते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम की बात करें तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम अलग से वर्ड नहीं है, नेफ्रोटिक बोले तो नेफ्रोन। ठीक है, नेफ्रोन। नेफ्रोन जब डैमेज होना शुरू हो जाए तो उसको हम बोलते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोन से रिलेटेड। ठीक है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, यानी मेटाबॉलिक बोलते हैं सर हमारे मेटाबॉलिज्म जब गड़बड़ा जाता है, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा जाता है। अब मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो होता है इसके अंदर बताओ किस ग्लैंड को आप जिम्मेदार मानेंगे? मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक जो सिंड्रोम होता है उसके अंदर कौन सी ग्लैंड जिम्मेदार होती है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक सॉरी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंतर्गत कौन सी ग्लैंड जिम्मेदार होती है? मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंदर सर हमारी ग्लैंड जो होती है थायराइड मेनली है, थायराइड। ठीक है, परंतु अकेली थायराइड नहीं है, यहां पर मैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम की चर्चा कर रहा हूं, मेटाबॉलिक। ठीक है, सिंड्रोम, सिंड्रोम बोले तो क्लस्टर ऑफ डिजीज। ठीक है, इसके अंदर मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाए, चयापचय बिगड़ जाए, मेरी ग्लूकोज नहीं पच रही सर, तो मतलब डायबिटीज भी हो सकती है, डायबिटीज। ठीक है, मेरा मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा सर, मेरा शरीर में जो फैट आदि ज्यादा हो रहा है, थायराइड की समस्या भी हो सकती है, हाइपरथायराइड या हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, ये भी हो सकती होती है। सर ग्लूकोज ज्यादा हो गई शरीर में, थायराइड ग्लैंड काम नहीं कर रही है, हाई बीपी होता है या बिल्कुल लो बीपी होता है, मतलब हार्ट की समस्या हो सकती है, हार्ट की समस्या हो सकती है। ठीक है, जब मेरा सर पच नहीं रहा, फैट आदि नहीं पच रहा, तो मेरे को कोलेस्ट्रोल, कोलेस्ट्रोल प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल से तो हार्ट की प्रॉब्लम आ जाती होती है। ठीक है, डायबिटीज हो सकती है, थायराइड प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट डिजीज हो सकती है। ये किसके अंतर्गत आया? या कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल अप ज्यादा हो सकता है, दो कोलेस्ट्रॉल हो सकते हैं, एचडीएल और एलडीएल। बताओ कौन सा कोलेस्ट्रॉल जो है बैड कोलेस्ट्रॉल है इनमें से? एक लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, एक एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है। सर कौन सा खतरनाक है? बैड कोलेस्ट्रॉल वर्ड यूज करते हैं सर, जो लो है ना, जिसको नीचे रहना चाहिए बट वो ऊपर चला गया, तो उसी को हम बैड बोलते हैं, बैड, लो। ठीक है, एचडीएल जिसका नाम एच है, हाई है, हाई ही रहना चाहिए ये। ठीक है, ये अच्छा है, गुड है, हाई है उसको हाई रखेंगे, गुड है। ठीक है, जो प्रधानमंत्री है उसको प्रधानमंत्री के रूप में ही रहना चाहिए सर। ठीक है, ओके, ऐसा ये है यहाँ पर। ठीक है, तो ये इतने सारे मेटाबॉलिक सिंड्रोम करते होते, डायबिटीज हो जाएगी, थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाएगी, हार्ट जो है ओवर, हार्ट बीपी ओवर हो जाएगा, बीपी ओवर हो जाएगा, कार्डियक स्ट्रोक आने का खतरा है। ठीक है, हार्ट फेलियर का खतरा रहता होता है, और कोलेस्ट्रॉल लेवल अब नॉर्मल हो जाता है, मतलब बैलेंस नहीं रहता है, अब नॉर्मल हो जाता है, ओवर ही हो जाता है, तो उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंतर्गत काउंट करते हैं। क्लियर है? तो यहां पर अपना उत्तर जो है मेनोपोजल सिंड्रोम के रूप में, ये आंसर इसका राइट हो जाएगा प्रश्न का। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बहुत ही समझदारी पर प्रश्न, कल ही हमने किया था, डॉक्टर जे नेमरानी मैम, आपके लिए प्रश्न है नेक्स्ट।
देखिए, इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन इज कॉल्ड हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, स्टेटमेंट, थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स का बढ़ जाना हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। 100% सत्य बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय। हाइपर, कोई भी चीज हाइपर तभी कराएगी जब वो ज्यादा हो जाए, वो हाइपर ही होता है। ग्रेव डिजीज एक ऑटोइम्यून डिजीज है। इट इज कॉमन कॉज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म एक कॉमन डिजीज है। अब मैं बात करता हूं, देखो एक बहुत ही प्यारी चीज पर, क्वेश्चन पर बात करते हैं। हमने अभी बात की थी कि सर हमारे शरीर में जो है पोन्स ये बना दी हमने, और इसके ऊपर हमारा मिड ब्रेन होता है ऐसे करके, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन ये शब्द लिख देता हूं, ये मेडुला ऑब्लांगेटा है, MO। ये पोन्स है, पोन्स के ऊपर मिड ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के जस्ट नीचे अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो है हमारा हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ठीक। पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करते थे, TSH, अभी हमने पढ़ा आगे वाली साइड से TSH स्टिमुलेट करते थे। TSH का नाम क्या दिया था आदरणीय सुषमा रेड्डी मैम? TSH का मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नोट थायराइड हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन निकल के जाएगा और अपने गले पर जाएगा, नेक में। ठीक है, नेक में जो बटरफ्लाई शेप की जो ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड जिसको बोलते थे, बटरफ्लाई शेप, थायराइड, थायराइड को स्टिमुलेट करेगा। स्टिमुलेट, स्टिमुलेट मतलब ये समझ लो कि हिलाना डुलाना, उसको स्टिमुलेट किया जाएगा। जब वो हिलेगा डुलेगा वाइब्रेट होगा तो वहां पर ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा बढ़ेगा। ब्लड सर्कुलेशन अकेला बढ़ने से कुछ नहीं होगा, मतलब वहां पर जो है TSH आएगा इसके पास में और उसके रूप में आएगा। तब यहां से हार्मोन निकलने शुरू हो जाएंगे, T3 T4 या कोई अदर हार्मोन है तो वो, ठीक है, कैल्सिटोनिन टाइप में। तो वो हार्मोन निकलेंगे तो ये क्या करेंगे, ये सर हमारा मेटाबॉलिज्म करवाते हैं, शरीर में चयापचय की क्रिया करवाएंगे। अब ये एक मात्रा से जब ज्यादा हो जाएंगे तो ये वापिस खून में मिलकर के घूमते रहेंगे, ब्रेन के आसपास जब पहुंचेंगे हाइपोथैलेमस के पास में, तब ये कहा जाएगा कि सर हार्मोन ज्यादा हो गए, मतलब इसको संकेत मिल जाएगा कि ज्यादा हो गए। ज्यादा होते ही तुरंत जो है इसको रोक दिया जाएगा। ये सेम वैसा ही है जैसे हमें खाना खा रहे हैं, सभी को भूख लगती है, खाते रहते जैसे ही ज्यादा हो जाता है तो हमें वो खाना अच्छा नहीं लगता, ठीक है, हम रोक देते हैं मुंह को, सेम वैसे। तो T3 T4 बढ़े तो यहां पर गया हाइपोथैलेमस के, तो हाइपोथैलेमस ने क्या किया, TSH यानी इनिबिटिंग हार्मोन, ठीक है, निकला, इनिबिटिंग हार्मोन इनिबिट कर दिया सर इसको, पिट्यूटरी ने ऑटोमेटिक रोक दिया, ऑटोमेटिक रोक दिया, ठीक है। ऑटोमेटिक पिट्यूटरी करती होती है, जे इब्राहिम मैम आप समझ रहे होंगे बात को, ठीक है। अपने आप पिट्यूटरी से ये हार्मोन निकलना बंद हो गया, तो इससे क्या हो गया, T3 और T4 भी धीरे धीरे निकलना कम हो जाए, यानी बैलेंस बन गया सर, बैलेंस बन गया। बट कभी कभी क्या होता है कि ये T3 और T4 इतने हार्मोन निकले, इतने हार्मोन निकले हद से ज्यादा कि इन्होंने पिट्यूटरी ग्लैंड या हाइपोथैलेमस है उसको इनहिबिट करने से ही मना कर दिया, रुक ही नहीं पा रहे, उसके पास जाएंगे। तो इससे TSH कंटिन्यूसली निकल रहा है और जिससे T3 T4 भी ज्यादा निकल रहा है, और क्या हो गया सर, हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया, हाइपर थायराइड हो गया, हाइपरथायराइड। हाइपरथायराइड कंडीशन में सर क्या हुआ कि सर अपना मेटाबॉलिज्म ज्यादा काम करेगा, ज्यादा पचेंगी चीजें तो सर वेट क्या होगा, वेट लॉस हो जाएगा, पतले हो जाएंगे, ठीक है। ज्यादा पतले होना मतलब गर्मी का संकेत, आपको हीट फील होगी, गर्मी फील होगी, ठीक है। पसीना ज्यादा आएगा, ठीक है, स्वेट ज्यादा आएगा, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवर हो जाएगा सर, ठीक है, कभी कभी ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, ऐसा हो जाएगा। और हार्ट रेट सर ज्यादा हो जाएगी, है ना, तभी होता है ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा, यानी बीपी भी सर कहीं ना कहीं ओवर फील होगा, ऐसा हो जाएगा, एक बात। अब दूसरी बात पर आते हैं सर, अगर ये कम निकलेंगे तो T3 और T, इसी को क्या बोला हमने, इसको बोला ग्रेव डिजीज, ग्रेव्स डिजीज। इसमें आंखें सी होती है बाहर आ जाती थी, ऐसे बहुत बुरा हाल हो जाता होता है, ठीक है, इतना पतलापन आ जाता है, सब कुछ पतला होकर आंखें सूज जाएंगी, बाहर आ जाएंगी, प्रेशर बढ़ जाता होता है वहां पर, ठीक है। हाइपर हो गया, हाइपो में बोले तो हाइपो में T3 T4 सर कम निकले, क्यों कम निकल रहे हैं, क्योंकि सर T3 और T4 कम निकल रहे हैं। TSH जो है यहाँ पर पिट्यूटरी में कोई इन्फ्लेमेशन आ गई होगी, या हमारी थायराइड ग्लैंड है वही इन्फ्लेमेशन हो गई होगी, उसमें प्रॉब्लम हो गई होगी, ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो T3 T4 कम निकलेंगे तो हाइपो ही, हाइपो को ने क्या नाम दिया, हैशी मोटो डिजीज, हैशीमोटो डिजीज। मोटो मतलब थायराइड अब अपनी मोटी सी हो गई है, ठीक है, वो कोई काम की नहीं, बस वो फूल करके मोटी हो गई, हार्मोन नहीं रिलीज कर रही, हैशीमोटो और ग्रेव डिजीज। हैशीमोटो कम है, मोटे बंदे कम काम करते हैं, तो हैशीमोटो ऐसे याद रख लेंगे कि हैशीमोटो, हालांकि ऐसा सत्य नहीं है, मोटे व्यक्ति बहुत ज्यादा काम करते हैं कभी कभी, बुरा मत मानिएगा डॉक्टर नम्रता शाह मैम, ठीक है। हैशीमोटो जो है वो डिजीज सर अपनी हाइपोथायराइडिज्म में आ गई, हाइपरथायराइडिज्म में कौन सी आ जाएगी, ग्रेव डिजीज आ जाएगी, ठीक है। ओके, अब एक होती है सर इसके अलावा गोइटर, गोइटर होती है,
गोइटर। गोइटर डिजीज होती है सर जिसको गलगंड बोलते हैं, घेंगा बोलते हैं, घेंगा, ठीक है, या गलगंड बोलते होते हैं, गलगंड, ठीक है। नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि ये हाइपो में होती है, बट कभी कभी ये हाइपर में भी देखने को मिलती है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा बढ़ जाता है तो स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, वहां भी देखने को मिलती होती है। मिक्सीडीमा, मिक्सीडीमा कब देखने को मिलेगी सर, हाइपर में, ठीक, हाइपो में, ठीक है। और एक और होती है अपना क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म बताइए कब मिलेगी, क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म वैसे किसकी डिजीज है, थायराइड की है सर। थायराइड हार्मोन कम निकलने लगता है, बुद्धि विकसित नहीं हो पाती, और ये नॉर्मली बचपन में होता है ना, जब बच्चे के साथ में, या मां प्रेग्नेंट थी तब होता है, उस टाइम में होता है, ठीक है। तो ये दूसरी बात भी अपनी सत्य है, पहली भी सत्य है, दोनों की दोनों अपनी पूरी तरह से सत्य है सर। ऑप्शन नंबर एक और दो दोनों सत्य होंगे। थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद आप सभी का, आप कक्षा में बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल।